वो कोरियन के साथ शादी करेंगे। तो गाइस इन सब चीज़ों से गुजरने के लिए आपको कोरिया के अंदर कोरियन लैंग्वेज के लेवल क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक टाइम पीरियड के बाद आप जो है यहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस इस पेपर के बिना कोरिया के अंदर अपनी नेशनैलिटी लेना या वीज़ा बदलना 1000% नामुमकिन है। ओके, तो I got so much fucking design on right now. Every time, every time, every time, every time, all got some talk. Bitches on the line, any minute. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल तमाम लोगों का वेलकम है। सो गाइज आज के ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साउथ कोरिया के आने के बाद जो है वो 90 से 100% लोगों का एक ही सवाल होता है कि अगर हम कोरिया में जाते हैं तो क्या कोरिया में जाने के बाद आप अपना वीज़ा बदल सकते हैं या फिर आप कितने सालों के बाद यहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज गाइज मैं इस ब्लॉग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो है मेन चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि यहाँ की नेशनैलिटी को लेते वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आप वो नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको इमिग्रेशन जो है वो कभी भी आपका वीज़ा नहीं बदलेगी और ना ही आपको यहाँ का पासपोर्ट देगी। सो गाइज रिसेंटली मैंने भी उसी प्रोसेस से गुजरी हूँ और मैं वहाँ पर कामयाबी के साथ फेल हो गई हूँ। तो फेल होने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन दी जाए और आप लोगों को इसके बारे में आगाह किया जाए, आप लोगों को बताया जाए ताकि आप लोग मेरी तरह फेल हो, फिर फेल हो और आखिरकार कोई 10-15 सालों के बाद पास हो जाओ और पास होने के बाद आप लोगों के पास आ जाए कोरियन पासपोर्ट। ओह माय गॉड। सो गाइस बिना बातों के वेस्ट किए, ठीक है, अपना टाइम को वेस्ट किए, मैं आप लोगों को व्लॉग के बारे में बताती हूँ और आप लोगों को सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी दीजिएगा, ठीक है जी गाइस। तो गाइस वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं जितने लोग कोरिया के अंदर रह रहे हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट है जिनको कुछ पता नहीं है और जो यहाँ पर अपने 3-4 सालों से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको मैं ये चीज़ बताने जा रही हूँ गाइस जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर जितने भी लोग हैं चाहे वो साउथ कोरिया के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वट एवर या बिजनेस है उनका, या वो जो कुछ भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कोरिया की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या वो कोरिया का पासपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो कोरियन के साथ शादी करेंगे, तो गाइस इन सब चीज़ों से गुजरने के लिए आपको कोरिया के अंदर कोरियन लैंग्वेज के लेवल क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लेवल जो है बेसिकली उसका नाम क्या है, उसका नाम है KIIP एग्ज़ाम। और KIIP जो बेसिकली है वो कोरिया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू जो है यहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर आपकी कोरियन लैंग्वेज को देखा जाता है कि आपकी कितनी कोरियन लैंग्वेज आती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको थोड़ी बहुत आती है, बेसिक आती है, आपका लेवल 1 है या 2 है, तो आप पहले वो एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम देने के बाद आप वहाँ से अपनी स्टडी जो है वो जारी करते हो और ये सब कोरियन गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप जो है कोरियन लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं और जब आप लेवल 5 कर लेते हैं तो लेवल 5 करने के बाद आपको मिल जाता है कोरिया का एफ लाइन वाला वीज़ा। और एफ लाइन वाले वीज़े की बेस के ऊपर आप अपनी फैमिली को कोरिया में इनवाइट कर सकते हैं और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि कुछ सालों के बाद आप जो है अपने वीज़े को यहाँ के पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनने में आता है कि 5 साल के बाद हम कर सकते हैं। मतलब अगर आपका F2R है, F25 है या F5 है या F6 है या वट एवर आपका वीज़ा है, आप उसको यहाँ के पासपोर्ट के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये एग्ज़ाम आप खुद सोचोगे कि इस एग्ज़ाम के बिना आप कोरिया का पासपोर्ट तो क्या कोरिया के अंदर आप अपना वीज़ा भी चेंज नहीं कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली को भी इन्वाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये लेवल एग्ज़ाम जो है ये सबके लिए ज़रूरी है। बेशक फॉरेनर जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट हैं या बेशक वो काम करते हैं या बेशक वो फैमिली के साथ रहते हैं या वट एवर वो यहाँ पर कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम क्लियर करना तमाम फॉरेनर के लिए साउथ कोरिया के अंदर 1000% ज़रूरी है। सही है गाइस। तो मेरा पिछले संडे, ये जो पिछला संडे 2 दिन पहले गुजरा है, इस संडे वाले दिन मैंने ये एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम का नाम था KIIP CBT एग्ज़ाम। CBT का मतलब है कंप्यूटराइज बेस्ड पेपर, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होता है और एक और पेपर होता है जो कि पेपर बेस्ड होता है। तो ये आप लोग की अपनी ऑप्शन होती है कि आपने CBT देना है या आपने PBT देना है। तो मैंने CBT चूज़ किया था जिसके अंदर टोटल 50 सवाल होते हैं
1 घंटा टाइम होता है और उन 50 सवालों के अंदर आपको मतलब 5 से 6 सवाल छोटे-छोटे होते हैं। उसके अलावा जितने भी सवाल होते हैं वो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के पैसेज होते हैं और उस पैसेज के अंदर आपको ग्रामर की मिस्टेक निकाल के एमसीक्यूज में से चूज़ करनी है, नहीं तो इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है, नहीं तो करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। सो गाइस एग्ज़ाम इतना कन्फ्यूजिंग होता है और ऊपर से टाइम इतना कम होता है ना कि मेरे साथ यही हुआ। मैं संडे वाले दिन एग्ज़ाम देने के लिए गई और एग्ज़ाम देते वक्त मैं वहाँ बैठी जाके पहले 10 सवाल मैंने सोचा मानो सवाल गलत नहीं करना, जवाब गलत नहीं लगाना, जवाब गलत नहीं लगाना, मैं इंशाल्लाह पहले अटेम्प्ट में क्लियर करूँगी। इसी वजह से जो पहले 10 सवाल थे उसके अंदर मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि बाकी सारे सवालों के लिए मेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा। और फिर मैंने सोचा कि खाली छोड़ने से बेहतर है कि जो जो समझ में आ रहा है एमसीक्यूज चारों पढ़ के जो समझ में आ रहा है उसको टिक करती जाऊँ। तो वो मैंने बिना पढ़े सवाल को मैंने जवाब लगा दिए और उसी बेस के ऊपर मेरा जो है वो रिसेंटली टोटल जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 35। ठीक है, 35 नंबर मेरे आए जिसका लेवल बनता है 2 लेवल। तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरी कोरियन के हिसाब से कम से कम भी मेरा लेवल 3 बनता है। और जबकि मैंने अपने पेपर के अंदर अपने सवाल खाली छोड़ दिए थे जिनका मैंने आंसर ही नहीं लगाया और जिनका लगाया वो पढ़े बिना लगाया, इसी बेस के ऊपर मुझे लेवल 2 मिले है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसीलिए गुस्से के ऊपर जैसे मैंने रिजल्ट देखा आज शाम के 4 बजे मेरा रिजल्ट आया तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि अब मैं दोबारा पेपर दूंगी और आने वाले संडे वाले दिन मेरा दोबारा से पेपर है, सेम टाइम, सेम जगह, सेम लोकेशन पर। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को अपना पहले रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप मेरा रिजल्ट देखें उस तो बाद मैं तनु को भी दसनी है। सो गाइज ये मेरा पेज है, यहाँ पर इवैल्यूएशन है, ठीक है। ये वो वेबसाइट का नेम है, आप लोग वेबसाइट का नाम भी देख सकते हैं। इसको कोरियन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, इसको बोलते हैं सावेथोंग एग्जाम जो है ना, सावेथोंग। तो अभी मैं आपको चेक ग्रेड्स के ऊपर लेकर चलती हूँ। सो गाइस ए ਤੁਹਾਡੇ सामने पे है मेरा रिजल्ट। तो ये रिजल्ट है, हैंड राइटिंग के अंदर मेरे आए हैं 30 नंबर, ओरल के अंदर मुझे मिले हैं 5 लेवल और टोटल स्कोर बनता है 35। और मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में क्राइटेरिया दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये एग्ज़ाम का क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। ये टोटल 50 सवाल होते हैं, 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटा होता है, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ये तो गलत है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज़ होते हैं जिसके अंदर कोरियन लैंग्वेज और कोरियन कल्चर और कोरियन ग्रामर से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल बनते हैं 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट आपको ये नज़र आ रहा है, सही है जी। तो ओरल जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी 5 सवाल होते हैं, 10 मिनट होते हैं और उसके अंदर 10 मिनट का टाइम होता है और टोटल 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5 में से मेरे मतलब 5 पॉइंट आए हैं। तो ये इसका टोटल क्राइटेरिया है और ये नीचे स्कोर लिखे हुए हैं कि मतलब अगर आपके नंबर आते हैं 3 से लेकर 20 तक तो आपका लेवल 1 बनता है, अगर 21 से 40 हैं तो आपका लेवल 2 बनता है। तो ये इस तरह से सारे पॉइंट्स हैं इसके। तो मेरा जो है वो 35 है, तो इसलिए लेवल 2 में है। तो मैं भी दोबारा एग्ज़ाम दूंगी, उम्मीद है कि मैं लेवल 3 तक आ ही जाऊंगी, मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगी इंशाल्लाह। तो ये इसकी वेबसाइट है, आप अगर चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। एंड दी वेबसाइट का नाम है kiiptest.org.guide.pre-evaluation, ठीक है जी। प्री एवेल्यूएशन हमने करना है क्योंकि मेरी कोरियन इतनी अच्छी नहीं है, सो मैं प्री एवेल्यूएशन में जाऊंगी। तो इसको रजिस्टर कैसे करना है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन यहाँ पर जाएंगे आप, तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आपको मैं जो है तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने CBT प्री असेसमेंट जाना है। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल 5 आ जाएगा तो आपने इसको क्लिक करना है, लेकिन मेरा तो ये बनता नहीं है, इसलिए मैं प्री असेसमेंट में जाऊँगी। और यहाँ पर अगर आपको मतलब कोई डिसेबल पर्सन है या कोई स्पेशल चीज़ उसको रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह है परफेक्ट, सो मैं एक्स पर क्लिक करूँगी। नेक्स्ट स्टेप पर जाना है आपने। तो यहाँ पर आपने जो है आपके पास एग्ज़ाम का टाइम वगैरह आ रहा है। तो ये आज की डेट है 18 तारीख। तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपने किस डेट को पेपर देना है। 24 तारीख मिसाल के तो मैंने 23 सेलेक्ट की थी आगे। तो ये 23 के अंदर ये 4 टाइम है। तो अगर आप ये वाला टाइम लेते हैं तो ये देखिए थेजन जो है कोरिया का एक शहर है, सिर्फ थेजन में ये एग्ज़ाम आ रहा है। अगर आप इसमें जाते हैं तो ये मेरे ख्याल में 23 वाले दिन जो है ये सारी एक ही लोकेशन है थेजन की। अगर आप 24 में जाते हैं तो 24 वाले दिन आपको थेजन, सोल और ख्वांगम्योंग ये तीन जो हैं ये 3 टेस्ट सेंटर हैं, ठीक है जी। अगर तो आपने सोल का करना है तो मैं आपको सोल का प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। आप 24 डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से अपनी पसंद का टाइम आपने चूज़ कर लेना है जिस टाइम के अंदर आप पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस जो आपके घर के नज़दीक हो आपने उसको क्लिक करना है और आपने कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने तो बाद मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, इनू मैं हाइड करांगी।
नेक्स्ट करने के बाद जो है ना ऊपर जो है गाइज़ वो आपका नाम, पासपोर्ट नंबर और ये सब चीज़ें जाती हैं, ठीक है। और ये आपकी एग्ज़ाम की डेट, टाइम और ये सब चीज़ें, और ये लोकेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन छूसो का मतलब है लोकेशन, और यहाँ पर आपने जो है अपने फ़ीस के पैसे भरने हैं, और ये फ़ीस है टोटल 38,000 रुपया, ठीक है। 38,000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਨ ਫੀਸ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈक्ट करके ना ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ करना है कि मतलब नेक्स्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं पेपर ये रजिस्टर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये पेपर नहीं देना, मैंने ऑलरेडी अपना पेपर जो है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है जी। इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगी। तो ये टोटल तरीक़ेकार। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से आपने पेपर को रजिस्टर करना है। और ये प्रोसीजर उनके लिए जिन्होंने अभी तक एक अटेम्प्ट भी नहीं दी इस पेपर की। तो गाइज एटलीस्ट आप एक अटेम्प्ट ज़रूर दें, ठीक है। एक अटेम्प्ट देने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप मतलब पेपर देने की आपकी कितनी कुछ सलाहियत है, आप दे सकते हैं पेपर, नहीं दे सकते। तो आप एक मरतबा ये अटेम्प्ट ज़रूर दें, ठीक है। तो कुछ ही मौके होते हैं इसके अंदर, जैसे ही अगर लेवल 3 होता है या लेवल 4 होता है तो उसको करने के बाद आपका मतलब रिजल्ट आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको रिजल्ट दिखाया था अपना, मेरे 35 स्कोर थे, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने के बाद जो है आप KIIP की तरफ से जो है वो क्लासेस होती हैं, आपने वो क्लासेस अटेंड करनी है जो कि 6 मंथ की होती हैं। 6 महीने आपने क्लासेस लेनी है। 6 महीने के बाद आप दोबारा पेपर देंगे। तो पेपर देने के बाद मतलब कि आप दोबारा लेवल इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे आपका लेवल जब 5 हो जाएगा, तो 5 करने के बाद आप अपना F वाली लाइन के अंदर वीज़ा बदल सकते हैं। और कोरिया के अंदर F वाली जो लाइन वाला जितने भी वीज़े की कैटेगरी है उसके अंदर का फ़ायदा ये कि आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद आप जो है यहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज इस पेपर के बिना कोरिया के अंदर अपनी नेशनैलिटी लेना या वीज़ा बदलना 1000% नामुमकिन है, ओके। तो जितने लोग यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये मेरा फ्री का सस्ता मशवरा है ये पेपर दे लो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बाद में आप लोग दोगे, बाद में मतलब मेरी तरह अगर आपका लेवल कम आता है तो आपको मतलब काफ़ी स्ट्रेस होगा कि अभी तो आपके पास टाइम भी नहीं है वीज़ा चेंज करने का। तो भी मतलब आपको कोरिया की गवर्नमेंट कह रही है कि पुत्र वापस जा, वापस जा, वापस जा। इसलिए मेरे पास तो भी 2 साल का टाइम है, ये वाला पूरा साल और आने वाला भी पूरा साल। तो 2 साल अभी मेरे पास पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं लेवल 5 मतलब यहाँ का ऐसे जैसे बिल्कुल आपको फुल कोरियन आती है, तो लेवल 5 रियली डिफिकल्ट, यू नो। सो गाइज ये पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये मैं पेपर, और ये बंदे देते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी इस चीज़ से सवाल, आपके ज़हन में कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड सवाल है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक की लाइव में तो आप लोग मुझे देखते रहते होंगे, मेरी टिकटॉक के ऊपर, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर भी आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और मैं फिर उम्मीद है कि आपके सवालों के अकॉर्डिंग आपको जवाब देती रहूँगी। लेकिन इस पेपर के बिना आप कोरिया की नेशनैलिटी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि जिस तरह बाकी मुल्कों में आप जाते हैं और आप जाकर वहाँ सीधे से किसी अंग्रेजनी के साथ शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो मुल्क आपको वहाँ का पासपोर्ट दे देता है, कोरिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप शादी करने के बाद भी मतलब नहीं मिलता है कुछ भी, यहाँ पर आपको ये पेपर देना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा, मैं पहले दिन यही सोच कर कोरिया के अंदर आई थी कि मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने शादी जो करनी है वो अपनी मर्जी से करनी है। नेशनैलिटी के लिए मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, और ना ही मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे हमेशा से ही मेहनत करके उड़ने का शौक है। मैंने कभी किसी और के परों पर उड़ान नहीं भरी। और यकीन मानो गाइस, अगर आप लोग अपनी मेहनत स्ट्रगल करके एक मकाम पर पहुंचते हो तो उसकी जो खुशी होती है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सो गाइस शादी करना ना करना वो आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन जो मेरी चॉइस है, मैं यहाँ के पासपोर्ट के चक्कर में किसी कोरियन से शादी नहीं करने वाली हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और रही बात पासपोर्ट की, तो वो मैं इंशाल्लाह अपने पेपर के लेवल क्लियर करके यहाँ का वीज़ा बदलूंगी F2R में। और कुछ टाइम के बाद मेरे घर वाले भी, मतलब जब मेरे भाई भी यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। सो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बहुत पॉजिटिव सी थिंकिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आज रात की लाइव स्ट्रीम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय।